नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत शेखर फैक्ट चेक के आज के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा चलाई जा रही इस इनिशिएटिव को आप ज़रूर पसंद कर रहे होंगे और हम कोशिश करते हैं कि देश दुनिया में पब्लिश होने वाली बहुत सारी न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया की जो खबरें चल रही हैं उनका सारांश निकाल के कुछ न्यूज़ पर हम उसका फैक्ट चेक करते हैं। तो आज का फैक्ट चेक में हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला खबर है एक्स पर पोस्ट किया गया है न्यूज़ 24 चैनल के द्वारा 20 जनवरी 2026 का। शीर्षक ये है कि जयपुर में एसआईआर प्रक्रिया विवादों में बीएलओ कीर्ति कुमार ने 450 मुस्लिम वोटर्स का नाम को दबाने का दबाव बनाया। तो ये इसके बारे में जब हमने छानबीन की, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो इसकी वीडियो में ऐसा दिखा कि एक जयपुर में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए एक विवाद खड़ा हुआ, जिसमें कि एक बीएलओ कीर्ति कुमार ने बड़ा आरोप लगाया कि करीब 450 मुस्लिम मतदाताओं का नाम हटाने के लिए उन पर प्रेशर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उनका कहना है कि पार्षद या राजनीतिक दबाव में नियमों के खिलाफ नाम नहीं काटेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया और केवल वैध प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने जो उन पर जो दबाव बनाया जा रहा था और जो गलत तरीके से एसआईआर प्रक्रिया के थ्रू मुस्लिम वोटरों का नाम काटने की बात कही जा रही थी, उससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इस मामले के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने भी जांच के आदेश दिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर मैटर क्या है, सही है, गलत है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों को चुनिंदा तरीके से बाहर करने की कोशिश है और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताया। कुल मिलाकर मतदाता सूची की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अल्पसंख्यक मतदाताओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिस पर जांच के नतीजा के बाद ही स्थिति साफ होगी। बट जिस तरह से बीएलओ ने अपने आप को वीडियो में कहा कि वो अपने को खुद को मार देंगे कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन वो जो मतदाता सूची से मुसलमानों के नाम काटे जाने बोला जा रहा था, उसको नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो क्षेत्र है राजस्थान में हवामल विधानसभा का क्षेत्र है, जिसमें कि लगभग मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और 400 से ज़्यादा 470 से ज़्यादा अगर मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटा जाता है तो वो लगभग 40% वोट कट जाते हैं। और बीजेपी का इस निर्वाचन क्षेत्र में जीतने का मार्जिन सिर्फ 900 समथिंग था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 40% मतदाताओं का नाम काट दिया जाता है तो बीजेपी आराम से जीत सकती है। तो यही आरोप अपने जो बीएलओ हैं कीर्ति कुमार, उन्होंने वीडियो के माध्यम से लगाया कि आप जानबूझ के अगर चुनाव जीतने के लिए ही ये सब कर रहे हैं तो आप अच्छा है कि सारे मतदाताओं को हटा दीजिए और खुद चुनाव जीत जाइए। तो इस वीडियो की जांच अभी जारी है और इस बात की भी राजनीतिक विवेचना हो रही है, इस पर डिबेट हो रहा है और आने वाले समय में न्यायालय के थ्रू या चुनाव आयोग के जरिए हमें सही और विश्वसनीय जांच सामने आएगी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ, जो कि छपा है इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया.com पर। ये है 15 जनवरी 2026 का, जिसका शीर्षक है 3 in 4 कॉलेजेस स्टिल नॉट इंडस्ट्री रेडी। देखिए, ये शीर्षक से ही पता चलता है इसमें क्या दावा किया जा रहा है कि 3 में से 4 कॉलेज अभी भी उद्योग के लिए तैयार नहीं है। यानी भारत के अधिकांश कॉलेज उद्योग की आवश्यकता के लिए ही तैयार नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किस तरह की शिक्षा नीति फॉलो कर रहे हैं और आप अपने जो शिक्षा की गुणवत्ता पर यह सवाल उठाता है कि मेहनत करने के बावजूद अगर बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पाती है या उद्योगों में काम नहीं मिल पाता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो ऐसी शिक्षा को हम ज़्यादा गुणवत्ता की कसौटी पे खरा नहीं माना जाएगा। तो इसका हमने फैक्ट चेक किया तो हमने पाया कि रिपोर्ट का पहले हमने एनालिसिस किया, जिसमें करीब 70% से 75% कॉलेज और विश्वविद्यालय में उद्योग की जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी कम है। केवल लगभग 17% संस्थान अपने छात्रों को 6 महीने में उच्च नौकरी दिला पाते हैं। बहुत कम संस्थानों में इंटर्नशिप, उद्योग संबंधित पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेशन शामिल है। निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों से कि हाँ, यह रिपोर्ट वास्तविक है और सही जो पृष्ठभूमि है उसको दर्शाती है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योग के बीच स्पष्ट कौशल और तैयारी का अंतर मौजूद है। तो हम अपने सरकार से और जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं उनसे ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे भारत में जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जिसमें कि औद्योगिक पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए, ताकि और कुछ कौशल भी सिखाए जाएं, ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। वो टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे और उनकी शिक्षा में ही उन सारी बातों को शामिल किया जाएगा जो एक अच्छे प्रोफेशनल किसी भी उद्योग में या प्राइवेट है, सरकारी नौकरी में ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया टाइम्स में ही प्रकाशित हुआ है 17 जनवरी 2026 को। यहाँ बोला गया शीर्षक है 19 बिल्स पेंडिंग इन राज्यसभा, ओल्डेस्ट डेट बैक टू 1992। अब इस दावे को हमने फैक्ट चेक किया तो दावा क्या किया जा रहा है एक्चुअल में कि राज्यसभा में 19 बिल लंबित है और सबसे पुराना 1992 का है। आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में बहुत सारे बिल्स पर चर्चा की जाती है और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो इसमें इस जो आर्टिकल है इसके बारे में जब हमने और जांच की तो उसमें पाया कि यह सच है। एक्चुअल में 2026 के आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा में 19 सरकारी बिल अभी भी पेंडिंग है, 19, और सबसे पुराना बिल 1992 में पेश किया गया है। इसलिए यह जनसंख्या नियंत्रण कॉन्स्टिट्यूशन 79th अमेंडमेंट बिल 1992 से जुड़ा है। तो ये जो आर्टिकल है जिस बारे में इसकी पुष्टि होती है कि हाँ, हमारे राज्यसभा में 1992 से एक बिल पेंडिंग है। अब ये पेंडिंग क्यों रहा इसके बारे में जानते हैं कि राज्यसभा एक्चुअल में कभी भंग नहीं होती है, इसलिए उसमें पेश बिल अपने आप लैप्स नहीं होते हैं और कई सालों तक पेंडिंग रहते हैं। तो ये कारण दिया जा रहा है कि इस कारण से ये पेंडिंग है। अब क्या दावा का जो स्रोत है वो भरोसेमंद है या नहीं है, तो उस पर हमने देखा तो यह रिपोर्ट पीटीआई पर आधारित है और अन्य न्यूज़ सोर्स भी समान जानकारी दे रहे हैं। तो निष्कर्ष हम यही निकलता है इससे कि ये जो आर्टिकल है ये सही है और 19 बिल पेंडिंग है और सबसे पुराना बिल 1992 का ही है। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे आर्टिकल पर, जो है इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया टाइम्स में ही छपा है, 20 जनवरी 2026 का आर्टिकल है। शीर्षक है बीजेपी सिटिंग नियरली 10,000 करोड़ कॉर्पस। अब इसमें जो बातें बताने की कोशिश की गई है उसका हमने फैक्ट चेक किया। तो पहले आप क्या है मेन मुद्दा वो समझिए। उसमें भाजपा के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपया का कोष कैश एंड बैंक डिपॉजिट है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसा कि उनकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है, जो उन्होंने निर्वाचन आयोग को 2024-25 के लिए जमा की है। तो ये चीज़ निर्वाचन आयोग में खुद भाजपा ने
सबमिट किया है। तो ये जो खबर है ये सच है कि भाजपा के पास 10,000 करोड़ का संपत्ति है। मुख्य तथ्य इसमें क्या है वो मैं बताता हूँ कि 31 मार्च 2025 तक बीजेपी के जनरल फंड में करीब 12,164 करोड़ का बैलेंस था, जिसमें लगभग 9,996 करोड़ नगद और बैंक में जमा था। 2024-25 में पार्टी को 6,125 करोड़ के चंदे मिले, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। उसी वर्ष चुनाव प्रचार खर्च भी बढ़कर 3,335.36 करोड़ हो गया। तो ये खबर गलत है, सही है, इसके बारे में पहले ही मैंने बता दिया कि खुद बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के सामने ये डेटा प्रेजेंट किया था और भाजपा के पास 10,000 करोड़ का कोष होने की जो खबर है इसको पुष्टि किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज की 5वीं खबर पर, जो कि द वायर से लिया गया है। 20 जनवरी 2026 का आर्टिकल है। इसमें बोला गया है, जो शीर्षक है वो है इंदौर वाटर कंटेमिनेशन डेथ्स, IAS ऑफिसर आर ट्रांसफर्ड ट्वाइस इन 2 वीक्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स प्रोब पैनल। इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या मामला सही है गलत है इसके बारे में भी हम जांच करते हैं। तो मामला हम फैक्ट चेक में सही पाया जाता है। मामला क्या है कि इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से स्वास्थ्य संकट और मौतों का गंभीर विवाद सामने आया है और इस पर सरकार तथा न्यायालय में बहस चल रही है। तो आर्टिकल सही है, इस पर बहस चल रही है सरकार और न्यायालय में, ये प्रोसेस में है। तो इसमें मुख्य तथ्य क्या है, इसके पॉइंट्स अगर आप जानना चाहें तो मैं बताता हूँ कि बताया ये जा रहा है आर्टिकल में कि इंदौर के भागीरथपुर इलाके में गंदा दूषित पानी मिलाने से कि कई लोग डायरिया और उल्टी दस्त से बीमार हुए। मौतों की संख्या पर सरकारी और स्थानीय दावों में अंतर है। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से मौतों की संख्या अलग अलग रिपोर्ट में कम से कम 7 से 15 तक बताई गई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रशासन और स्थानीय लोग दोनों ही इस त्रासदी को गंभीर मान रहे हैं और हाई कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए है। अब जो मामला है वो सही है। वहाँ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि दूषित पानी अपने पीने के पानी में किसी भी तरह से मिल गया और इसका जो असर हुआ उसके कारण बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई और कम ज़्यादा जो हर जगह बताई जा रही है और बहुत सारे लोग बीमार भी हुए और सरकार ने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दूसरा दावा ये किया गया है इसमें कि यहाँ IAS अधिकारी का ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये दावा भी सही है। एक्चुअल में दिलीप कुमार यादव जो इंदौर नगर निगम के आयुक्त थे, को इस मामले में पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में और फिर बाद में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंधक निदेशक बनाया गया, यानी 2 बार ट्रांसफ़र या नियुक्ति किया गया। यह ट्रांसफ़र प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा बताया गया है, लेकिन आलोचकों ने इस दोषियों को बचाने जैसा या इनाम जैसा बताया है। तो अपना अपना एनालिसिस है। अपने जो अगर फैक्ट चेक की बात की जाए तो जो ट्रांसफ़र है उसको सिर्फ इसलिए किया गया है कि दोषी जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। तो ऐसी घटनाएं नहीं हो तो हम सरकार से थोड़ा अलर्ट रहने की बात कहेंगे और जिन विभागों की जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियां और उनमें काम करने वाले लोगों को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। जांच के पैनल का गठन किया गया है, ऐसा भी बताया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक राज्य स्तरीय जांच समिति बनाई है जो पानी के दूषित होने के कारण तकनीकी और प्रशासनिक कमियों की जांच करेगी और 1 महीने में रिपोर्ट दे देगी। संक्षेप में निष्कर्ष क्या निकलता है कि दूषित पानी और स्वास्थ्य संकट जो हुआ इसके कारण इस घटना की पुष्टि होती है। IAS अधिकारी का ट्रांसफ़र भी किया जाता है, वो भी सही है, और जाँच पैनल का गठन भी होता है। तो इस फैक्ट चेक में हमने पाया कि ये आर्टिकल जो दिया गया है और इसके आंकड़े जो दिए गए हैं वो सही है और इस पर जांच चल रही है। ठीक है, छठे आर्टिकल पर आते हैं हम। वो boomlive.in से लिया गया है। 20 जनवरी 2026 का आर्टिकल है। शीर्षक है ओल्ड वीडियो ऑफ हिंदू मॉन्क्स वोटिंग
फॉल्सली लिंक्ड टू महा म्युनिसिपल पोल्स। इसमें बताया क्या जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि एक वीडियो में हिंदू संत मतदान के लिए लाइन में खड़े दिख रहे हैं। एक वीडियो में ऐसा है, और जिसे महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव 2026 से जोड़ा जा रहा है, जो कि अभी रिसेंटली जिसके परिणाम आए हैं और बीजेपी भारी बहुमत से उसमें आगे आई है। रीज़न क्या है वो तो आप सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर ठीक है। जो लेकिन इस वीडियो की अगर प्रामाणिकता पर बात की जाए तो ये वीडियो फेक है। जो ये मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन का नहीं है। एक्चुअल में ये वीडियो पुराना है, लोकसभा 2024 के दौरान का है, न कि जनवरी 2026 महाराष्ट्र नगर पालिका के हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं दृश्य गुजरात से है, जहां संत वोट देने के लिए खड़े थे। इसमें बूथ के पीछे गुजराती लिखा भी है, ये भी देखा जा सकता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यह वीडियो फेक तरीक़ा से महाराष्ट्र में के चुनाव को जोड़ के दिखाया जा रहा है, और इसका जो इंटेंशन है ऐसे वीडियोस का ये होता है, थोड़ा गलत मैसेज लोगों को देने की कोशिश की जाती है। इसलिए आपसे सभी से अनुरोध है कि आप कृपया किसी भी मैसेज या न्यूज़ या सोशल मीडिया पोस्ट को बिना प्रामाणिकता से, बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड ना किया करें और उस पर विश्वास न किया करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे फैक्ट चेक में सातवां फैक्ट चेक है, जो कि बूम लाइव टीवी से ही लिया गया है। इसमें 20 जनवरी 2026 को एक आर्टिकल है, वीडियो ऑफ डिकैपिटेड गांधी स्टैच्यू इन वेस्ट बंगाल पेडल्ड एज बांग्लादेश। बताने की क्या कोशिश की गई है, इसका फैक्ट चेक हमने किया। तो इसमें संक्षिप्त में मैं अगर बताऊं तो दावा ऐसा किया जा रहा है कि एक वीडियो या तस्वीर में दिख रहा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का सिर काटा गया है, और यह बांग्लादेश की घटना है। हमने इसके बारे में जांच किया। जांच में यह दावा हमने पाया कि यह गलत है। इसको भी वही फेक न्यूज़ की तरह दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत में इस तरह की घटना हुई है। तो जो यह वीडियो है, हमने उसके बारे में आगे जांच किया तो पाया कि यह वीडियो बांग्लादेश की नहीं है। यह भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में 15 जनवरी 2026 को हुई एक विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने का दृश्य है। उस दौरान एसआईआर का विरोधी प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने बीडीओ कार्यालय के बाहर लगी प्रतिमा को तोड़कर सिर अलग कर दिया था। तो बांग्लादेश का जो वीडियो बनाया गया था वो एक्चुअली पश्चिम बंगाल का वीडियो है, और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान थोड़ा उग्र प्रदर्शन में बीडीओ कार्यालय में ये क्षतिग्रस्त हुआ और उसका वीडियो है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह बांग्लादेश जो वायरल वीडियो है वो भ्रामक है, फर्जी है। इसे घटना बांग्लादेश में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल भारत में हुई है। इसे बांग्लादेश को जोड़कर फैलाया जा रहा है जो तथ्यों के अनुरूप नहीं है। यानी कि आपको धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कहें या तो गांधी जी की जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको बांग्लादेश में दिखाने की कोशिश की गई है कि उसको तोड़ा गया है, तो ये सब गलत है। ये एक्चुअल में पश्चिम बंगाल की घटना है। ठीक है, तो ये वीडियो, ये जो पोस्ट है, आर्टिकल है, ये सही पाया गया। आगे हम 8वें नंबर का आर्टिकल पर आते हैं। ये है बूम लाइव टीवी में ही 19 जनवरी 26 का एक आर्टिकल है, जिसमें हेडिंग है वीडियो ऑफ हेटेड एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टर एंड कोस इज़ अ डीप फेक। बताया क्या जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जी न्यूज़ के एक पत्रकार ने भारतीय सेना प्रमुख COS जनरल उपेंद्र द्विवेदी से ऑपरेशन सिंदूर के नतीजों पर कड़वी बहस की है, और सेना प्रमुख ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया को डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप में सीमित किया है। तो ऐसा वीडियो आया है सामने। हम इसका फैक्ट चेक करते हैं तो यह पाते हैं कि ये दावा बिल्कुल गलत है। यह वीडियो फेक है, AI से बनाया गया है, आवाज़ डबिंग की गई है, सब कुछ जाली है। यह वीडियो मूल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वास्तविक रिकॉर्डिंग नहीं है। हमने मूल में जो
सवाल जवाब किए गए हैं। जो प्रेस रिपोर्टिंग की दावा किया जा रहा है इस वीडियो में, वह उसको भी हमने जांचा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि इस तरह के सवाल जवाब हुई है। वायरल क्लिप में पत्रकार का नाम और भाषा भी गलत दिखाया गया है। तो ये कि कोई भी वीडियो आज AI जनरेटेड वीडियो और इमेजेस बन जाते हैं जो कि लोग गलत तरीका से जो फैलाने वाले लोग हैं वो आसानी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए यही है कि आप वीडियो और फोटोज़ या जो भी वायरल मटेरियल्स हैं उनको आप प्लीज़ बिना जांचे परखे आगे उस पर विश्वास ना करें। ठीक है, आगे ये फैक्ट चेक में ये बिल्कुल जाली फर्जी वीडियो है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर कि नवा जो हमारे पास न्यूज़ है वह है द न्यूज़ मिनट से, जो 20 जनवरी 2026 का आर्टिकल है। बेंगलुरु कोर्ट्स बार्स TV9 कन्नड़ा न्यूज़ 9 फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन सस्पेंडेड DGP। शीर्षक से कुछ अलग बात दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में हम ने जांच किया। इसमें एक्चुअल में क्या है वो हम बताते हैं, सच क्या है। एक बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने TV9 कन्नड़ा और न्यूज़ 9 चैनलों को अस्थायी रूप से रोक दिया है कि वे सस्पेंडेड कर्नाटक DGP के रामचंद्रन राव के बारे में कोई भी रिपोर्टिंग, प्रसारण या कंटेंट प्रकाशित न करें। यह रोक अदालत के टेम्पररी ऑर्डर के तहत है। अच्छा, ये जो खबर है ये सही है, पर इसकी जो सच्चाई है उसमें हमने कुछ फैक्ट चेक किया तो उसमें ये पाया कि उनको रोक लगाई गई है TV9 और TV9 कन्नड़ा और न्यूज़ 9 चैनलों को DGP के खिलाफ कुछ भी दिखाने से। बट ये एक इंटरिम ऑर्डर है। रोक क्यों लगाई गई है उसको आप समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। रामचंद्रन राव ने एक याचिका दायर की अदालत में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि इन चैनलों ने उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की है। अदालत ने चैनलों को यह भी कहा कि वे पहले से प्रकाशित ऐसी सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, समाचार को तुरंत हटाएं। ऐसा आदेश दिया गया है उनके याचिका पर, DGP के याचिका पर। आगे क्या होगा? आगे अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी 2026 की रखी है। तो इसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस आर्टिकल में वो सच साबित नहीं होते हैं। रोक का आदेश केवल अदालत के अंतरिम आदेश के तहत है और यह जांच का या सच्चाई तय नहीं करता। यह चैनलों के खंडन, रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने के लिए है, न कि DGP के खिलाफ आरोपों के सच में। यानी DGP के आरोप को सही साबित करने का अदालत का जो आदेश है वो नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो TV9 और बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें जो भ्रामक चीज़ें बताई जाती हैं, दिखाई जा रही है, उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं आज के 10वें फैक्ट चेक में, जो ऑल्ट न्यूज़ में खबर पब्लिश हुई है 20 जनवरी 2026 को। उसमें कहा जा रहा है, शीर्षक है अफवाहों से बुलडोजर तक। मध्य प्रदेश के बैतूल में निजी स्कूल निर्माण पर प्रशासनिक कार्रवाई की। मामला क्या है पूरा वो समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के धाबा गांव में अब्दुल नईम नाम के व्यक्ति अपना निजी ज़मीन पर एक सरकारी स्कूल बना रहे थे। नर्सरी से कक्षा 8 तक निजी था, निजी ज़मीन थी। उन्होंने यह स्कूल गांव के बच्चों की शिक्षा को आसान बनाने के लिए लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए थे। ये एक अच्छी इनिशिएटिव थी एक इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। अफवाह क्या फैला? अफवाह ये फैला दिया गया कि गांव में बताया गया कि यहाँ कोई गैर कानूनी मदरसा है, जबकि असल में वहाँ कोई भी स्कूल मदरसा अभी संचालित नहीं था और न ही वहाँ छात्रों ने दाखिला लिया था। गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार हैं, इसलिए मदरसा चलाने का दावा निराधार था। पर आप देखिए कि किस तरह से जो न्यूज़ है, जो अच्छा काम के लिए भी किए जाते हैं, उसको भी आप गलत तरीक़ा से प्रेजेंट करके फेक न्यूज़ फैलाकर उस काम को आप बाधित कर सकते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं रोज़। अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।
इसके ऊपर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है? प्रशासन ने कहा कि स्कूल के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC और अन्य औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए उन्होंने निर्माण के एक हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त किया। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कहीं से यह साबित नहीं हुआ कि वहाँ स्कूल या मदरसा चल रहा था, ये अधिकारी ही मान रहे हैं। पर हाँ, वो इसको कुछ स्कूल के कुछ जो पार्ट्स थे निर्माण किए जा रहे थे, वहाँ बुलडोजर ज़रूर चलाई गई, पर उसके सामने प्रशासन का ये कहना है कि ये एक्चुअल में उसका परमिशन नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष से क्या निकलता है इस आर्टिकल से कि स्कूल को मदरसा कहने वाली अफवाह सत्य नहीं पाई गई है। ध्वस्त किए जाने का प्रशासनिक दावा अनुज्ञा नियमों से जुड़ा था, न कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ। तो साफ स्पष्ट पता चलता है कि न्यूज़ ऐसे न्यूज़ पर आप विश्वास कर लें और उस पर अगर मान के आगे बढ़े तो हर तरह से हमें भ्रमित करने की, हमें गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे कंटेंट हैं, ऐसे न्यूज़पेपर हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम किसी भी जो मटेरियल्स हैं उन पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। यह है news18.com पर प्रकाशित हुआ है 18 जनवरी 2026 को। इसका हेडिंग है JKSA 6 सेंटर्स इंटरवेंशन आफ्टर फ्रेश वेव ऑफ हरासमेंट अगेंस्ट काश्मीरी सॉल सेलर्स। हुआ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फैक्ट चेक में क्या है कि कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के उत्पीड़न पर JKS जो एक जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। गृह मंत्री से पत्र लिखकर कश्मीरी शॉल विक्रेताओं और छात्रों के खिलाफ कथित उत्पीड़न और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र को हस्तक्षेप की मांग की है। वो ऐसे उत्पीड़न का बढ़ता हुआ पैटर्न बता रहे हैं। तो मामला ये है, और इसमें घटना क्या हुई है एक्चुअल में, हिमाचल प्रदेश में शॉल विक्रेताओं के साथ बदसलूकी और धमकियां देने की कथित घटनाएं सामने आई हैं। कुछ मामले में विक्रेताओं को धार्मिक नारे लगाने की कोशिश की गई या धमकी मिली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन है, उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचना दी है और इसको रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने की गुजारिश की है। पुलिस ने क्या प्रतिक्रिया दी, प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर भी आते हैं। तो स्थानीय पुलिस ने कुछ मामलों में जानकारी ली और FIR दर्ज की और कुछ आरोपियों की तलाश, तफ्तीश, गिरफ्तारी की भी खबरें हैं। क्या यह सामान्य रूप से पुष्ट तथ्य है? तो हाँ, ऐसी बातें बहुत जगह हमने जो सरकारी रिकॉर्ड और स्थानीय समाचारों में कुछ आरोप घटनाओं को वीडियो और पुलिस कार्रवाई देखी गई है, लेकिन यह व्यापक, लगातार या राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पैटर्न साबित नहीं हुआ है। JKSA के दावे स्वतंत्र केंद्रीय जांच रिपोर्ट या विस्तृत डेटा अभी भी सार्वजनिक मौजूद नहीं है। संक्षेप में अगर बताऊं तो JKSA ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है, ये सही पाया गया है। कुछ स्थानीय मामलों में भी ये खबरें आई है, स्थानीय न्यूज़ में या जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें भी ये चीज़ सामने आई है, लेकिन इसमें अभी तक कोई बड़ा केंद्रीय सत्यापन, विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। तो इसके बारे में पूरी तरह से बात नहीं की जा सकती है। हाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो या बिहार से लेके गुजरात तक सब भारत का हिस्सा है और सभी जो रहने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं, ना कि अलग अलग प्रांतों से आने वाले। उनको आइडेंटिटी अलग नहीं होनी चाहिए, सबकी भारतीयता एक पहचान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज के 12 फैक्ट चेक हमने किया। एक न्यूज़ आर्टिकल है indianexpress.com पर प्रकाशित हुई है, 20 जनवरी 2026 का है। इसका हेडिंग ये है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स प्रीमियम रेज 14% इन दिसंबर लेड बाय ग्रोथ इन हेल्थ, मोटर एंड फायर सेगमेंट्स।
मतलब क्या है इसका इसका सारांश मैं बताता हूँ आपको कि इस भारत में गैर जीवन नॉन लाइफ बीमा प्रीमियम दिसंबर 2025 में लगभग 14% बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह वृद्धि सालाना तुलना पर 13.7% की थी और कुल प्रीमियम लगभग 28,446.8 करोड़ रहा। वृद्धि मुख्य रूप से स्वास्थ्य, हेल्थ, मोटर और आग फायर बीमा सेगमेंट के कारण हुई थी। यह दोहरी अंक वृद्धि डबल डिजिट ग्रोथ जो है दिसंबर के लिए दूसरी बार लगातार दिखाई दी गई। इसका एक कारण पिछले साल 2024 का अपेक्षाकृत कम आधार भी रहा है। तो ये मुख्य बिंदु है फैक्ट चेक में। ये सही पाया जाता है कि ऐसी जो कुछ सेगमेंट्स में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो प्रीमियम का बढ़ना है वो सही है और इसका कारण भी बताया गया है। इसमें हम कुछ और भी जानकारी कोशिश किए हैं इकट्ठा करने की, तो उसमें हमने पाया कि निजी गैर जीवन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में खासा उछाल देखा, कई मामलों में 60% तक का, क्योंकि वह पिछले साल के कमज़ोर आंकड़ों से उभर रहे थे। सरकारी और विशेष बीमा कंपनियों का प्रदर्शन अलग अलग रहा, कुछ में गिरावट भी हुई। तो ये अतिरिक्त जो फैक्ट चेक है उसमें जो आर्टिकल की विश्वसनीयता है उसको प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ऐसे बढ़ी है प्रीमियम की अमाउंट, पर जो उसका कारण है वो भी आपको बताया गया किस कारण से और किस तरह से बढ़ी है, किस सेगमेंट में बढ़ी है। जो तो हम इस जो आर्टिकल है इसको गलत नहीं पाते हैं और मुख्य जो बात है कि प्रीमियम बढ़ने की बात सही है और ये इसके सपोर्ट में बहुत सारे डेटा भी उपलब्ध हैं। फैक्ट चेक में हम यह कवर को सच मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम हमारे दूसरे आर्टिकल के तरफ। ये है एक प्रतिष्ठित अखबार में 19 जनवरी 2026 को आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इसके बारे में न्यूज़ ये है कि ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के कांस्टेबल और उसकी पत्नी के खिलाफ 10 साल की बच्ची के साथ प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एब्यूज़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला क्या है उसके बारे में हमने छानबीन की तो पाया कि यह बात सही है। लंबे समय तक जो CRPF के कैंप में जो जवान थे उनके जो घर था उनमें वहाँ पर एक 10 साल से की बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा समय तक तो उसके साथ मारपीट किया गया, प्रताड़ना की गई, भूख आदि गंभीर आरोप पुलिस ने किया गया। तो इसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और दोनों को गिरफ्तार किया है। बच्ची की हालत गंभीर है और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। फैक्ट चेक में ये पाया गया कि ये चीज़ सही है और ये जो ये कृत्य है, घटना है, इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। मुख्य तथ्य इसमें क्या है, पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मुख्य तथ्य इसमें अगर हम जानना चाहें तो बच्ची को CRPF कैंप के अंदर एक घर में रखा गया था जहां वह घरेलू काम करती थी। मेडिकल रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा 1.9, टूटी पसलियाँ, टूटा दांत, उखड़े नाखून, अन्य पुरानी तथा ताज़ा चोटें भी मिली जो लंबे समय के उत्पीड़न का संकेत बताती है। CRPF कांस्टेबल को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई है और पुलिस भी जांच कर रही है। निष्कर्ष यह निकलता है कि इस मामले की रिपोर्टिंग जैसे NDTV के ट्विटर में भी दिखाया गया विश्वसनीय समाचार स्रोतों से मेल खाती है। तो ये पुष्टि हुई है कि ये जो घटना है ये सही है और इस पर कड़े जो आगे प्रशासनिक और CRPF के द्वारा जो भी आरोपी पति पत्नी पर कार्रवाई की जा रही है और भी जांच की जा रही है इस मामले पर। ठीक है, आज का चौथा 14th आर्टिकल पर आते हैं। 19 जनवरी 2026 में ये द टेलीग्राफ इंडिया अखबार में प्रकाशित हुई है। शीर्षक इसका है शेडो साइंस डेटा कंट्रोल ISIs बिल फियर्स।
अर्थ क्या है इसमें संक्षेप में हम बताते हैं। भ्रामक सदस्य राज्य आधारित कुछ दावा किए गए हैं या कटिंग समाचार रिपोर्ट से ज़्यादा एक ओपिनियन एनालिसिस लेख है। इसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI से जुड़े कुछ शिक्षकों और पूर्व प्रोफेसरों की आशंकाएं और आरोप बताए गए हैं। तो वो जो वही फिर से आता है कि उसको प्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है। ये एक्चुअल में जो सांख्यिकी विभाग के कुछ प्रोफेसर्स हैं और समाचार कुछ शिक्षक हैं जो जिन्होंने अपना ओपिनियन रखा है, न कि इसको गलत सही करने के बारे में बोला जा रहा है। स्यूडो साइंस थोपे जाने या डेटा में हेरफेर का आरोप है इस आर्टिकल में। इन दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण या आधारित पुष्टि नहीं दी गई है। ये आलोचनाओं की राय है, न कि स्थापित तथ्य। तथ्य क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें केंद्र सरकार ने ISI से जुड़े एक विधेयक ड्राफ्ट में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस पर कुछ शिक्षक विरोध जता रहे हैं, जिसे लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। सरकार की ओर से इसे साधारण शासन सुधार गवर्नेंस रिफॉर्म बताया गया है। तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। जो सरकार ने एक रिफॉर्म के रूप में इसको प्रेजेंट किया है और इस पर कुछ जो शिक्षाविद हैं उनके तरफ से आपत्ति प्रकट की गई है। तो इस लेख में ये पता चलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि खबर तथ्य नहीं बल्कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेश करती है। इसे यह कर साझा करना कि सरकार ISI में स्यूडो साइंस थोप रही है अप्रामाणिक दावा है। तो गलत चीज़ थोपा जा रहा है, गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। ISI जो सांख्यिकी रिपोर्ट है उसके बारे में, तो वो गलत है। इसको एक्चुअल में थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि इस पर सुधार करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं हमारे 15वें खबर की तरफ, जो कि 3 जनवरी 2026 में प्रकाशित हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस मुंबई, रेन इन टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म की जब बात आती है तो हर साधारण सैलराइड पर्सन खुद समझ सकता है, या जो साधारण लोग आम जनता है, टैक्स किस तरह से ली जा रही है और टैक्स को एक टेररिज्म का रूप देने की कोशिश की गई है। उस पर हमने फैक्ट चेक किया कि क्या है डेटा और क्या सही है क्या गलत है। तो हमने पाया कि इनकम टैक्स अपील्स की पेंडिंग स्थिति और टैक्स टेररिज्म के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें दिए गए मुख्य आंकड़े और दावों के फैक्ट चेक अगर हम संक्षिप्त में बताएं तो हमने देखा कि पेंडिंग अपील्स की संख्या पर हमने पहले विचार किया और उनके बारे में डेटा ढूंढने की कोशिश की। तो हमने पाया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.48 लाख और कुल डिस्प्यूट अमाउंट्स बहुत ज़्यादा है। सरकारी डेटा 24-25 तक 5.39 से 5.48 लाख अपील्स पेंडिंग है। डिस्प्यूट अमाउंट 16 से 17 लाख करोड़ का है। 23,000 हाईकोर्ट पर, 34,000 सुप्रीम कोर्ट पर और 6,000 केस पेंडिंग है। कुल मिलाकर 5 लाख प्लस अपील्स पेंडिंग है। अब इसमें देरी और समय क्यों लग रहा है, तो इसका अपील रिजोल्यूशन में कई साल, कभी 10 से 12 साल लगते हैं और अनफेयर बर्डन वाली बात सही लगती है। आर्टिकल में विड्रॉल या स्पेशल 773 का जिक्र नहीं साफ है, लेकिन सरकार ने 2024 में मॉनेटरी लिमिट्स बढ़ाकर कई लो वैल्यू केसेस विड्रॉ किए। SC में 573 प्लस केसेस विड्रॉल किए गए हैं। आंकड़ा करीब सही है लगता है, लेकिन एग्जैक्ट 773 किसी रिपोर्ट में नहीं मिलता है। ओवरऑल विड्रॉल पॉलिसी सही है। तो जो 773 का आंकड़ा पेश किया गया है ये हमें नहीं मिलता है, लेकिन हाँ विड्रॉल जरूर किए गए हैं, इस बात के सबूत मिलते हैं। अब आते हैं टैक्स टेररिज्म और री अपील की डिमांड।
क्या किया गया, टीवी मोहनदास पाई ने लंबे समय से टैक्स टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है और एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि 2014 का वादा पूरा नहीं हुआ। पाई जैसे एक्सपर्ट्स इसे सामान्य मानते हैं। सरकार ने सुधार किए हैं लेकिन समस्या बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर हम बोलना चाहें तो आर्टिकल के आंकड़े और समस्या का वर्णन ज़्यादातर सही और वर्तमान डेटा से मैच करता है। यह ओपिनियन पीस है जो टैक्स सिस्टम में सुधार की मांग करता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है। पारदर्शिता और तेज रेजोल्यूशन की ज़रूरत वाकई है। तो जो आर्टिकल की विश्वसनीयता है या इसमें जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसको हम पूरी तरह से तो नहीं, बल्कि ज़रूर जो ओपिनियन रखा गया है कि जो निलंबित मामले हैं और जो डिस्प्यूट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और टैक्स टेररिज्म की जो व्याख्या है उसको और अच्छी तरह से पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें न्यूज़ पर, जो है डेक्कन क्रॉनिकल अखबार का एडिटोरियल है। 21 जनवरी 2026 में आर्टिकल प्रेजेंट किया गया है, छपी है। इसमें हेडिंग है ECI हैज़ टू रीविजिट इट्स लॉजिक बिहाइंड वेस्ट बंगाल SIR। क्या है अब पूरा मामला, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह एक ओपिनियन पीस है जो सुप्रीम कोर्ट की हालिया 19 से 21 जनवरी 2026 हियरिंग्स पर आधारित है, जहां एससी ने ECI को SIR में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाली लिस्ट पब्लिश करने और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। तो ये फैक्ट चेक में ये पाया जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअल में SC के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपना निर्वाचन आयोग है उसको ज़रूर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप SIR की प्रक्रिया को लेके जितने भी दावे किए जा रहे हैं, जितने भी उसके डिस्प्यूट्स खड़े हो रहे हैं, उसको ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ज़रूर अपने मुख्य कार्य में ले रही है कि उसका रेजोल्यूशन सही तरह से होना चाहिए। और उसी संदर्भ में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे निर्देश दिए हैं। यह आर्टिकल एक्चुअल में क्या है, जो पश्चिम बंगाल SIR ऑफ वोटर लिस्ट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आलोचना करता है, खासकर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर। मुख्य दावों को संक्षिप्त में फैक्ट चेक करते हैं तो हम मिलता है कि ऐसी हियरिंग में ECI ने कन्फर्म किया कि 1.25 से 1.36 करोड़ वोटर्स लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कैटेगरी में है। ये नाम ड्रॉप नहीं हुए बल्कि नोटिस जारी हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए, ऐसा ECI का कहना है। आर्टिकल सही पॉइंट उठाता है, विश्वसनीयता जो है इसकी वो सही है। ये इसने सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी 2026 के ऑर्डर से लिया गया है। उसमें कहा गया है कि SC ने ECI से सवाल किया है कि हमारे देश में चाइल्ड मैरिज नहीं होती है क्या। जस्टिस जोय मल्ल्या बागची ने कहा कि 15 लाख गैंग को डिस्क्रिपेंसी मानना गलत हो सकता है। कोर्ट ने ECI की इस लॉजिक पर सवाल उठाया है और इसे अवॉइड करने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ECI को, चुनाव आयोग को सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आप भ्रामक चीज़ें नहीं लाएं और SIR को प्रक्रिया को सही तरह से सुधारें। क्या ऑर्डर दिया है इस सुप्रीम कोर्ट ने ECI को ऑर्डर दिया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले 1.25 करोड़ नाम ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक ऑफिसेज और वार्ड ऑफिसेज पर डिस्प्ले करें। प्रभावित लोगों को 10 दिन में डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्वेशन सबमिट करने का मौका मिलेगा। क्लास 10 का एडमिट कार्ड जैसे प्रूफ स्वीकार्य हैं और प्रोसेस बिना स्ट्रेस के हो। कोर्ट ने कहा कि SIR इंक्लूसिव होना चाहिए, न कि एक्सक्लूसिव, और ECI की पावर बिना किसी रोक टोक के नहीं हो सकती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियम कायदे कानून में रहने की सलाह दी है, हिदायत दी है। उसको स्वतंत्र भारत के संविधान से ऊपर जो करने की कोशिश कर रही है। हाल के समय में जितनी भी चीज़ें SIR में
गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं और उसको स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजन लेने से मना किया है। आर्टिकल ईसीआई पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तीखा है, लेकिन फैक्ट मैच करते हैं तो ईसीआई ने एफिडेविट में कहा कि कुछ लोग केस साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लेकिन एससी ने ईसीआई की सख्ती पर दबाव और तनाव को नोट किया और ट्रांसपेरेंसी की मांग की। टीएमसी और अन्य ने इसे मनमाना बताया। तो ईसीआई जो कर रही है उसको सुप्रीम कोर्ट भी एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ, ये मनमानी तरीके से अपना काम कर रही है और जो भारतीय संविधान और जो चुनाव आयोग की सीमाएं हैं उससे परे जाकर सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख कर काम किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप इस आर्टिकल के थ्रू ईसीआई पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाया गया है और इस संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में दावे और डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो हम इस आर्टिकल को सही मानते हैं और ईसीआई को अपने हद में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बोलना चाहें तो आर्टिकल के मुख्य फैक्ट सही और रियल टाइम्स घटनाओं से मैच करते हैं। यह एडिटोरियल है जो ईसीआई की प्रक्रिया को अनुचित बताता है। एससी ने खुद ईसीआई की लॉजिक पर सवाल उठाए हैं और सुधार के ऑर्डर दिए हैं। एसआईआर का मकसद क्लीन रोल्स है, लेकिन लाखों पर असर से विवाद बढ़ा है। अभी आप जानते हैं देश में हर राज्य में हर एसआईआर के लिए कितनी ज़्यादा जटिलता सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा उठाई जा रही है और जटिल प्रक्रिया कर दी गई है। बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं और बहुत छोटे समय में कम अवधि में सारी प्रक्रिया को ख़त्म करने के बारे में प्रेशर किया जा रहा है। तो इस चीज़ को बंगाल में भी जो मैटर हुआ एसआईआर का, तो उस संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को उसके हद में रहने की बात कही है। ये बात साबित होती है और भारत के संविधान के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो भूमिका है वो अच्छी तरह से निभा रहा है और इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी दूसरे अन्य सरकारी एजेंसियाँ सब भारत के संविधान के में ही चलनी चाहिए और उनका जो दायरा है वो लिमिट में ही होना चाहिए। लोगों के लिए बनाई गई है सरकार, लोगों के लिए बनाई गई है एजेंसियाँ, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने कई न्यूज़ पर फैक्ट चेक किए, कुछ सही पाए गए, कुछ गलत पाए गए, लेकिन जो मुख्य बात निकल के सामने आती है इन फैक्ट चेक्स करने के बाद तो वो यही समझ में आती है कि हाँ, हमें किसी भी न्यूज़ या किसी भी वीडियो या वायरल की गई चीज़ों पर तुरंत यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर एक रिसर्च करके या छोटी सी कुछ और छानबीन करके या जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही उस पर कुछ अपनी राय रखनी चाहिए या किसी और को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या उसके बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम एक अच्छी जो रिपोर्ट है वो पेश करने में, आपके सामने रखने में सफल हो रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम आने वाले समय में और भी अच्छी विश्वसनीय जानकारियाँ, न्यूज़ और वायरल जो भी खबरें हैं उनको तथ्य के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर सकें और हम हमेशा आपके राय और आपके सुझावों के लिए ओपन है और आप इस चीज़ को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के फैक्ट चेक में इतना ही और हम फिर कल मिलते हैं नए जानकारी, नए न्यूज़ सोशल मीडिया में जो चल रही हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या न्यूज़पेपर पर जो हो रही हैं खबरों का एनालिसिस करने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए। तो आज के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।